ये कहानी है एक जेंग हू नाम के लड़के की जिसको आंखों की ऐसी बीमारी होती है जिससे वो अपनी रियल लाइफ में किसी भी चीज को देखता है तो उसको वो चीज स्लो मोशन में होती हुई दिखाई देती है। कहानी शुरू होती है और हमको सीसीटीवी कैमरे का सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर दो औरतें एक लड़के के बारे में बातें कर रही होती हैं जो कि इस सेंटर में लगा होता है और ये लड़का एक अलग से रूम में बैठकर धूप वाला चश्मा लगाकर बैठा रहता है जिसकी वजह से इन औरतों को ये लड़का जो है वह सबसे अलग लगता है। ये सभी कर्मचारी यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी इनको एक कैमरे में दो चोर जो है भागते हुए दिखाई देते हैं और इन चोरों को देखकर पूरे सेंटर में हड़कंप सा मच जाता है और ये सभी लोग इन चोरों का पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी इनका पता नहीं लगा पाता और ये बेचारे सभी थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी ये जो जेंग हू नाम का लड़का जो है वह इनको बताता है कि चोर जो है वह वहीं पर रुके हुए हैं और ये बात सुनकर सभी पुलिस वाले जो है वह इनको पकड़ने के लिए वहां से चले जाते हैं। जेंग हू को ड्रामेटिक विजिबिलिटी नाम की एक आंखों की बीमारी होती है जिसमें वो सभी चीजों को स्लो मोशन में देख सकता है और इसी वजह से इसने इन चोरों को भी स्लो मोशन में देखा और इनको छुपते हुए देख लिया था। फिर हमको जेंग हू का बचपन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक स्कूल रेस में हिस्सा ले रहा होता है और उसके साथ उसकी फ्रेंड वोमशी भी होती है और यहीं पर ही पहली बार जेंग हू को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है कि वह स्लो मोशन में सभी चीजों को देख सकता है। और फिर इसके बाद इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए इसके पेरेंट्स जो है वह इसको एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और ये डॉक्टर इनको बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा रियर बीमारी है और ये साबित करने के लिए डॉक्टर उसकी तरफ बहुत ही तेजी से एक बॉल को फेंकता है लेकिन जेंग हू जो है वह उस बॉल को बहुत ही आसानी से कैच कर लेता है। फिर डॉक्टर जेंग हू को एक काला चश्मा देता है ताकि उसकी आंखों को कुछ आराम मिल पाए और तभी से जेंग हू जो है वह काला चश्मा लगाकर ही घूमता है और जेंग हू के पापा जो है वह बाहर चले जाते हैं ताकि वो जेंग हू के इलाज के लिए कुछ पैसे कमा सके और अब जेंग हू जो है वह अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ इन दोनों के साथ ही रहता है और जेंग हू मनी बन बोलता है कि ये बीमारी जो है मेरे लिए एक श्राप भी है और एक आशीर्वाद भी है क्योंकि एक तरफ उसको स्लो मोशन में लड़कियों की स्कर्ट देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वहीं दूसरी तरफ स्कूल में उसको काला चश्मा लगाकर देखकर स्कूल के बच्चे जो है उसको बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। सुमी जेंग हो की एक अकेली दोस्त होती है जो कि उसका हमेशा ख्याल रखती है लेकिन जेंग हू के साथ रहते रहते बाकी के लोग भी इसको भी तंग करने लगे थे जिसकी वजह से सुमी को जेंग हू का साथ छोड़ना पड़ता है और अब जेंग हू प्लान बनाता है कि मैं अपनी आंखें बिल्कुल खो दूंगा और ऐसा करने के लिए वो दिन रात बस टीवी देखने लग जाता है ताकि उसकी आंखें खराब हो सके। पर ऐसा तो नहीं होता बल्कि उल्टा उसको सुपर हीरो की फिल्में देखने की आदत लग जाती है और वहीं जेंग हू के पापा जो है काफी समय से घर पर भी नहीं आए होते हैं और ऐसे ही काफी साल जो है बीत जाते हैं जिसके बाद एक दिन खबर आती है कि जेंग हू के डैड जो है उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है जिसके बाद जेंग हू जो है बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और चुपचाप सा रहने लगता है और इसके बाद फिर वो उसी आंखों वाले डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर उसके डैडी इसको लेकर गए थे और ये डॉक्टर जो है वह जेंग हू को एक सलाह देता है कि अब तुमको बाहर जाकर पैसा कमाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे घर में कोई भी मर्द नहीं है सिर्फ तुम्हारे सिवा। और फिर ये बाहर जाकर एक सीसीटीवी कैमरा सेंटर में जाकर लग जाता है और फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंग हू जो है वह आराम से बैठा हुआ सीसीटीवी कैमरे पर नजर रख रहा होता है और ये मनी मन कहता है कि मुझे ये काम बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझको शुरू से ही स्क्रीन देखने की आदत है और उनमें कार्टून के कैरेक्टर को। फिर यहीं पर जेंगुंग का एक कर्मचारी दोस्त जो है वह अपने बॉस से कहता है कि जेंगुंग जो है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, वो हमारी आने वाली टाइम में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद वो जेंगुंग के पास ही बैठता है और जेंगुंग से बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन जेंगुंग जो है वह उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है बल्कि हूँ हाँ ही करता रहता है। फिर ये एकदम से जेंगुंग से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और ये बात सुनकर उसको सोमी की याद आ जाती है जिसके बाद वो सोमी से मिलने के लिए चला जाता है और अब हमको सोमी को दिखाया जाता है जो कि बड़ी होकर एक बहुत ही खूबसूरत औरत जो है बन चुकी है लेकिन उसके पास पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी होती है। उसका कर्जदार हर रोज उसको तंग करता है और कहता है कि तुम अपना घर बेच दो और मेरे पैसे जो है वापस कर दो और जेंगुंग जो है वह उसकी मदद तो करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता और बेचारा वहां से चुपचाप निकल जाता है।
जिसके बाद जैंगुंग डेली इस पर नजर रखने लगता है और देखता है कि वो कहाँ कहाँ पर जाती है और उसके डेली रूटीन को वो फॉलो करता है। जैसे सुमी रात को कोल्ड ड्रिंक पीती है तो वो भी रात को कोल्ड ड्रिंक पीता है। और जैंगुंग जो है वह सुमी के लिए जहाँ पर वो खड़ी होती है वहां पर एक सोफा भी जो है लाकर रख देता है ताकि सुमी जो है वहां पर आराम से बैठ सके। और जब सुमी वहां पर आती है और देखती है कि यहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ है, वो उस पर कुछ ज्यादा ध्यान तो नहीं देती, पर वो आराम से यहाँ पर आकर बैठ जाती है। अगली सुबह जब सोमी जो है वह बस स्टैंड पर बस की वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर बहुत तेज बारिश आ जाती है और सोमी के पास कोई छाता भी नहीं होता। और ये सब जैंगहुंग जो है कैमरे में देख रहा होता है और तभी उसको आइडिया आता है और वो एक छाते को उठाकर अपने दोस्त के साथ चला जाता है और एक फिल्मी हीरो की तरह उस छाते को खोलकर सोमी के ऊपर ढक देता है। लेकिन सोमी इससे इस बात से इम्प्रेस तो नहीं होती, बल्कि वो इसको लोफर लफंगा बोलकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद जैंगहुंग जो है वह अपने आंखों वाले डॉक्टर के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं सोमी को कैसे कैसे इम्प्रेस करूं। जिसके बाद इसका डॉक्टर इसको बोलता है कि तुमको उसको फ्लावर देना चाहिए। फिर अगले दिन सोमी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जाना होता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है और ये इस बात से बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है। लेकिन तभी सोमी का मैनेजर इसको फोन पर ये ऑडिशन देने के लिए कहता है और ये फिर पूरे बड़े बाजार में ही गाने को गाने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को इसका गाना जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो इसकी तरफ देखने लगते हैं। और जब सोमी का गाना खत्म होता है तभी जैंगहुंग जो है वह उसको एकदम से फ्लावर दे देता है, लेकिन तभी सोमी इसको बोलती है फ्लावर से अच्छा तुम मुझको जहर दे दो। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी जब वो जा रही होती है तभी जैंगहुंग उसको बचपन के नाम से पुकारता है और उसकी और अपनी दोनों की बचपन की बातों को करने लगता है। लेकिन तभी यहीं पर हमको पता चलता है कि जिस लड़की को जैंगहुंग जो है इतने दिन से फॉलो कर रहा था वो उसकी बचपन की दोस्त नहीं होती है, बल्कि वो और कोई होती है। जिसके बाद ये बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अब ये इस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था, इसलिए वो इसको खोना नहीं चाहता था। फिर ये दोनों जब अपने अपने घर पर जा रहे होते हैं तभी ये लोग रास्ते में मिलते हैं और तभी सुमी जैंगहुंग को बोलती है कि क्या तुम मेरे बैग को मेरे घर तक छोड़कर आ सकोगे। और जैंगहुंग जो है वह इसकी बात को मान लेता है और इसके सामान को घर तक छोड़कर आता है। जिसके बाद जैंगहुंग अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर वो सोमी को देखता है जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही होती है और कॉल पर सोमी का मैनेजर होता है जो उसको कहता है कि तुम सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुकी हो। जिसके बाद सोमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो नाचने लगती है और जैंगहुंग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ होगा जो सोमी इतनी ज्यादा खुश है। फिर सोमी रात को एंजॉय करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जैंगहुंग भी बाहर खड़ा हुआ उसको देख रहा है। जिसके बाद जैंगहुंग को सोमी जो है वह अंदर बुला लेती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जैंगहुंग बोलता है कि क्या हुआ है जो तुम इतनी ज्यादा खुश हो। तभी सोमी बोलती है कि मैं सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। जिसके बाद सोमी उसको एक गाना सुनाकर दिखाती है और फिर जैंगहुंग भी अपने टैलेंट को सोमी को दिखाना चाहता था, इसलिए वो रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों से एक एक चम्मच कर अपनी तरफ फेंकवाता है और जैंगहुंग जो है वह उस चम्मच को आराम से कैच कर लेता है। और ये देखकर रेस्टोरेंट में सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जैंगहुंग के इस टैलेंट को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। जिसके बाद जैंगहुंग जो है वह सोमी के घर के पास जाकर स्टेप को गिन रहा होता है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी जो है कुछ ही दिनों में जाने वाली थी, इसलिए वो रास्ते को याद करने की कोशिश करता है। और ये सब जैंगहुंग का दोस्त सेंटर में बैठा हुआ देख रहा था, जिसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और इसके बाद सोमी को पता चलता है कि जैंगहुंग जो है वह एक सीसीटीवी कैमरा सेंटर में लगा हुआ है जो कि पूरा दिन लोगों को देखता रहता है और वो मुझको भी आते जाते देखता था। फिर ये लोग बातें करते करते यहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर सोमी बोलती है कि मुझको उस कॉफी शॉप वाले के ऊपर जो है क्रश है, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी कार भी है। जिसके बाद कॉफी शॉप वाला आदमी सोमी से बात करने के लिए बाहर आता है तो जैंगहुंग जो है उसको देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा भी करता है। फिर वो प्लान बनाता है कि मैं भी बहुत ही बड़ी कार लेकर आऊंगा। फिर वो अपने सभी सेंटर के लोगों से पूछने लगता है कि क्या तुम में से किसी के पास कार है, लेकिन वहाँ पर किसी के पास कार नहीं होती और बेचारा जैंगहुंग जो है वो मुंह लटकाकर चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन जब सोमी घूमने के लिए जा रही होती है तभी उसको रास्ते में उसका किराएदार मिल जाता है जो ये बोलता है कि अगर तुमने टाइम पर किराया नहीं दिया तो मैं तुझको घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तभी वहां पर जैंगहुंग और उसका साथी पहुंच जाता है जो सोमी को बचा
लेते हैं। फिर जैंगुंग सोमी से शाम को मिलता है और उसे बात करते करते पूछने लगता है कि अगर तुझको कार मिल जाए तो तुम कार का क्या करोगी। फिर सोमी बोलती है कि अगर मुझको कार मिल जाए तो मैं सबसे पहले तो दिल्ली समंदर के किनारे घूमने के लिए जाया करूंगी। लेकिन जैंगुंग बेचारा कार का इंतजाम नहीं कर पाता और वो डेली बस में धक्के खाता रहता है और बस वाले से दोस्ती कर लेता है। और जैंगुंग इस ड्राइवर को रात को जब ये ड्राइवर खेल रहा होता है तब ये उसके पास जाता है और बातों बातों में अपने दिल की बात कह देता है कि मुझे कार की जरूरत है लेकिन मुझको कोई कार नहीं दे पा रहा है। फिर अगले दिन जैंगुंग का दोस्त जैंगुंग और ड्राइवर ये तीनों बस को लेकर जाते हैं और रास्ते में से सोमी को बस में बैठा लेते हैं। लेकिन सोमी को ये नहीं पता होता कि बस जो है कहाँ जा रही है। और जब थोड़ी देर बाद सोमी देखती है कि बस को जैंगुंग चला रहा है और वो मुझको शहर के बाहर एक समुद्र के किनारे लेकर जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसको ऐसा करते हुए देखकर इम्प्रेस भी हो जाती है। लेकिन जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी रास्ते में पुलिस वाले इनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुमको दूसरे शहर में जाना अलाउड नहीं है। और ये सब देखकर सोमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पुलिस वालों के साथ लड़ने लग जाती है। लेकिन जैंगुंग जो है वह सोमी को रोक लेता है और इन बिचारों को बिना समुद्र देखे ही यहाँ से वापस लौटना पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जैंगुंग का बॉस बताता है कि शहर में औरतों को उठाने के केस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी जैंगुंग जो है वह अपने मॉनिटर पर देखता है कि सोमी जो है वह आराम से बैठी हुई है लेकिन वो एकदम से वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद जैंगुंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागते हुए वहां पर चला जाता है। और फिर एकदम से सोमी आ जाती है और कहती है कि मैं तो ये देखना चाहती थी कि क्या तुम मुसीबत के वक्त मेरी मदद करने के लिए आओगे। और फिर ये दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर जैंगुंग सोमी को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है और जब सोमी देखती है कि उसके घर पर कर्जदार जो है बैठे हुए हैं और वो एकदम से सोमी का सामान जो है वह इधर उधर फेंकने लग जाते हैं जिसकी वजह से सोमी बहुत जोर जोर से चिल्लाने भी लगती है। और सोमी की आवाज सुनकर जैंगुंग जो है वह एकदम से भागकर आ जाता है लेकिन उसकी आंखें जो है वह कुछ नहीं देख पाती जिसकी वजह से वो सोमी की मदद नहीं कर पाता। फिर जब कर्जदार जो है चले जाते हैं तो ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सोमी उन ड्राइंग को देखती है जो जैंगुंग ने बचपन में उसके लिए बनाई थी। फिर सोमी बोलती है कि मैंने अपनी बचपन वाली बात जो तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम मेरे उस रूप को फिर से देखो। जैंगुंग ये बात सुनकर चुप हो जाता है। फिर अगले दिन जैंगुंग डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझको धुंधला दिखाई देने लगा है। फिर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे कर खत्म होने वाली है और अब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। और ये बात सुनकर जैंगुंग जो है वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एक तरफ जैंगुंग को अपनी आंखों की रोशनी जाने का दुख था, वहीं दूसरी तरफ सुमी को अपने ऊपर से किसी भी तरह से कर्जा उतारना था, इसलिए वो अपना घर बार सब बेच देती है। लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। फिर जैंगुंग सोमी को एक दुकान पर देखता है जहाँ पर वो एक बॉक्स को लेकर खड़ी हुई थी। तभी सेंटर की एक लेडी को एक कार दिखाई देती है और जब वो उसके नंबर को देखती है तो उसको पता चलता है कि यह एक किडनैपर की गाड़ी है। जिसके बाद ये सभी लोग जो है इस गाड़ी को पकड़ने के लिए सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वे देखने लगते हैं। लेकिन तभी इन सभी कैमरों से ये गाड़ी जो है वे एकदम से गायब हो जाती है और सोमी भी जो है वो भी एकदम से गायब हो जाती है। जिसके बाद जब जैंगुंग ये देखता है तो वो सोमी की मदद करने के लिए भाग जाता है। लेकिन बेचारे जैंगुंग को कुछ भी नहीं दिखता जिसकी वजह से वो गाड़ियों में टकराता हुआ जाता है और ये सब जैंगुंग का दोस्त देख रहा होता है। जिसके बाद वो जैंगुंग की मदद करने के लिए वहां से जाने लगता है। फिर हमको सोमी को दिखाया जाता है जिसका हाथ एक अनजान आदमी ने पकड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी वहां पर जैंगुंग भी पहुंच जाता है और पुलिस भी पहुंच जाती है और ये दोनों सोमी को बचा लेते हैं। जिसके बाद पुलिस सोमी को पूछताछ के लिए लेकर चली जाती है और तभी जैंगुंग के पास उसका दोस्त पहुंच जाता है जिसको जैंगुंग बोलता है कि मुझको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी आंखें जो है चली गई। और इस घटना को हुए बहुत ज्यादा दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद सोमी जो है वह जैंगुंग को कोई भी कांटेक्ट नहीं करती और वो डेली आती है और कैमरे के आगे हाथ कर सोचती है कि जैंगुंग जो है उसको देख रहा है। फिर थोड़े दिन बाद जैंगुंग उसको उसके फेवरेट कॉफी शॉप के पास मिलता है जहाँ पर वो उसको देखकर हाथ हिलाती है। लेकिन तभी जैंगुंग जो है वह एक स्टिक को निकालता है जिसके बाद सोमी समझ जाती है कि जैंगुंग जो है वह अब कुछ नहीं देख सकता। फिर वो जैंगुंग का पीछा करते हुए एक आर्ट रूम में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जैंगुंग ने उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरों को बनाया हुआ है। जैंगुंग सोमी को देख तो नहीं सकता था लेकिन उसको महसूस जरूर कर सकता था। जिसके बाद जैंगुंग बोलता है कि क्या सोमी तुम यहाँ पर हो, और सोमी भागते हुए जैंगुंग को गले लगा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।